हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज कुमार मध्यकालीन इतिहास से संबंधित अगली कक्षा लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज की कक्षा में हम लोग औरंगजेब से संबंधित अगले बिंदु के बारे में जानेंगे। उन्होंने जो औरंगजेब होते हैं, उन्होंने अपने शासनकाल में चित्रकारी विभाग किस स्तर पर थी, कौन से प्रमुख चित्रकार होते हैं, अगर उनके शासनकाल में चित्रकारी किस स्तर पर होती थी, और उनके शासनकाल की स्थापत्य कला के बारे में जानेंगे। उनके शासनकाल के स्थापत्य कला के साथ साथ ये भी जानने का प्रयास करेंगे कौन से स्थापत्य कला वर्तमान समय में अवस्थित कहाँ पे है और किस शैली में स्थापित किए गए थे। ये महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में आज की कक्षा में हम लोग विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले एक बार कल की कक्षा या कह सकते जो पिछला क्लास होती है उसको रिवीजन कर लेते हैं कि उसमें हमने क्या अध्ययन किया था। अगर पिछली क्लास की बात की जाए तो उसमें हमने अध्ययन किया था जो औरंगजेब होते हैं, औरंगजेब ने दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों पर या कह सकते हैं कुछ सूबों पर आक्रमण करते हैं। आक्रमण करने के पश्चात उन क्षेत्रों को दक्षिण भारत का जो क्षेत्र होता है उसको अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लेते हैं या मुगल सेना में सम्मिलित कर लेते हैं। वे जो क्षेत्र होते हैं बीजापुर होता है और गोलकुंडा होता है। क्या होता है बीजापुर का जो क्षेत्र होता है, बीजापुर के उस समय शासक की बात की जाए तो उस समय के शासक वहाँ होते थे। देखिए जो बीजापुर के शासक होते हैं क्या होते हैं, बीजापुर के जो शासक होते हैं सुल्तान सिकंदर आदिल शाह क्या होते हैं, सुल्तान सिकंदर आदिल शाह होते हैं। ये वहाँ के शासक होते हैं। शासक होने के पश्चात 22 फरवरी 1686 ईस्वी में क्या होता है, 22 फरवरी 1686 ईस्वी में दोनों सेनाएं आमने सामने होती हैं। और दोनों सेनाएं जब आमने सामने होती हैं तो औरंगजेब की सेना उन पर विजय प्राप्त कर लेती है। क्या होता है, बीजापुर का जो क्षेत्र होता है उस पर अपना अधिकार कर लेते हैं। अधिकार करने के पश्चात उस क्षेत्र जो बीजापुर का क्षेत्र होता है उसको मुगल सेना या कह सकते मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लेते हैं या विलय कर लेते हैं। फिर उसी तरह अगला जो हमारा क्षेत्र होता है गोलकुंडा क्षेत्र होता है। क्या होता है, गोलकुंडा क्षेत्र होता है। गोलकुंडा के अगर शासक की बात की जाए तो उस समय वहाँ के शासक थे अब्दुल हसन। कौन थे, अब्दुल हसन वहाँ के शासक थे। औरंगजेब ने इस क्षेत्र पे आक्रमण करते हैं। आक्रमण करने के पश्चात उन्होंने सबसे पहले जो गोलकुंडा का क्षेत्र होता है उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। क्या होता है, चारों तरफ से घेर लेते हैं। घेरने के पश्चात उनके साम्राज्य में कुछ ऐसे भ्रष्ट अधिकारी होते हैं जो आर्थिक कह सकते पैसे के लिए कुछ भी कर सकते थे और उन्हीं का सहयोग मिलता है औरंगजेब को। क्या होता है, ऐसे ही अधिकारियों का सहयोग मिलता है औरंगजेब को। औरंगजेब क्या होता है, औरंगजेब सबसे पहले उनको रिश्वत देते हैं। रिश्वत देने के पश्चात उस क्षेत्र पर जो गोलकुंडा क्षेत्र होता है उस पर आक्रमण करते हैं। आक्रमण करने के पश्चात वे उस क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। विजय प्राप्त करने के पश्चात 1687 ईस्वी में उन्होंने कह सकते हैं जो गोलकुंडा का दुर्ग होता है उस पर अधिकार कर लेते हैं। उस पर मुगलों का उस समय वर्चस्व हो जाता है, अधिकार हो जाता है। इस प्रकार जब उन्होंने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लेते हैं तब इस जो गोलकुंडा का क्षेत्र होता है उसको अपने साम्राज्य में या मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लेते हैं। ये होता है दक्षिण भारत की तरफ से। और उन्हीं के शासनकाल में, औरंगजेब के ही शासनकाल में जो मुगलों का कह सकते हैं जो मुगलों की सेनाएं होती हैं या मुगल का जो क्षेत्र होता है मराठा के क्षेत्रों से संघर्ष प्रारंभ था। उस समय कौन कौन से मराठा शासक थे जिन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार करने के लिए मुगलों की सेनाओं का टक्कर दे रहे थे। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण होते हैं जो उस समय टक्कर दे रहे थे। सबसे पहले जो शिवाजी थे उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार करने के लिए औरंगजेब से सीधा टक्कर ले रहे थे। उसके बाद दूसरे जो शासक होते हैं संभाजी होते हैं, संभाजी, और उसके बाद राजा राम जो होते हैं। ये ऐसे महत्वपूर्ण शासक होते हैं जो मराठा शासक होते हैं जिन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार करने के लिए जो औरंगजेब होते हैं या मुगल सेना होते हैं उनको सीधा टक्कर दे रहे थे या चुनौती दे रहे थे। हम इनके बारे में तब पढ़ेंगे जब हम लोग मुगल जो मराठा क्षेत्र होता है, मराठा साम्राज्य होता है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तब वहाँ पे हम लोग इस क्षेत्र के इन सब के बारे में विस्तार से बात करेंगे कि उन्होंने किन किन जो मुगल क्षेत्र होता है या मुगल साम्राज्य होता है किन किन क्षेत्र पे उन पर कब्जा कर लेते हैं या उन्होंने किस युद्ध में अपने कौन से किले को दान देते हैं या किस किले को उनको देना पड़ता है। ऐसे मुगलों के बारे में, मुगल और मराठा साम्राज्य के बारे में हम लोग तो वहाँ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानते हुए अपनी क्लास प्रारंभ करेंगे। लेकिन आज हम लोग क्यों उनके बारे में हल्का सा जान लेते हैं। हाँ, ये ऐसे शासक ये शासक होते हैं, इन्होंने औरंगजेब को उस समय सीधा टक्कर दे रहे थे। तो आज की क्लास में हम लोग औरंगजेब के शासनकाल में चित्रकारी विभाग के बारे में बात करेंगे कि उनके शासनकाल में चित्रकारी विभाग किस स्तर पे थी। यहाँ पे लिखिएगा चित्रकला विभाग। हमारा आज का टॉपिक क्या है, चित्रकला विभाग। चित्रकला का मतलब क्या होता है, चित्रकला विभाग। देखिए चित्रकला आपको पहले बताया गया, चित्रकला का मतलब क्या होता है, जो आपके मन में क्या है, चाहे जो भी आपके मन में आ जाए, विचार आ जाए, कल्पना आ जाए, उस विचार और कल्पना को अपने अद्वितीय क्या कह सकते हैं, अद्वितीय ढंग से किसी न किसी आकृति में उसे उकेरने का प्रयास करें। क्या होता है, कोई भी आकृति को उससे उकेरने का प्रयास करेंगे, वही आपकी चित्रकारी होती है। क्या होती है, वही आपका चित्रकारी होती है। औरंगजेब के शासनकाल की बात की जाए तो औरंगजेब के जो शासनकाल होता है उनको चित्रकला से संबंध से कह सकते हैं, जो चित्रकारी विभाग होती है उनका संबंध इससे नहीं था, या कह सकते हैं वे इससे चित्रकारी विभाग से प्रसन्न नहीं थे या उनका संरक्षण नहीं मिलता है। इनके शासनकाल में क्या होता है, चित्रकारी विभाग का संरक्षण औरंगजेब के शासनकाल में नहीं मिलता है। अगर संरक्षण नहीं मिल रहा है इसका क्या है मतलब होता है, संरक्षण नहीं मिल रहा है इसका मतलब जो चित्रकारी विभाग होती है वे उससे चित्रकारी करना या चित्रकारी बनाना या चित्रकार जो होते हैं वे उनको पसंद नहीं थे। औरंगजेब को चित्रकार न पसंद था
और न ही कोई पेंटिंग पसंद थी। इसी वजह से इनके शासनकाल में चित्रकारी विभाग जो होती है अपने पतन अवस्था में चली गई, और इन्होंने ऐसे कई चित्र कह सकते हैं, ऐसे कई चित्र होते हैं जो इसको उन चित्रों को नष्ट कराने का कार्य करते हैं। क्या होता है, औरंगजेब ने अपने शासनकाल में कई चित्रों को नष्ट कराने का कार्य करते हैं, और ना ही उन्हें चित्रकार जो होते हैं चित्रकारों को संरक्षण देते हैं। जब कोई व्यक्ति कह सकते हैं जो चित्रकारों को संरक्षण नहीं देगा तो वहाँ पे चित्रकारी कैसे पनपेगी। जब चित्रकारी पनपेगी नहीं तो जाहिर सी बात है वह क्षेत्र इनके शासनकाल में जो चित्रकारी विभाग होता है वो अपने पतन के स्तर पे आ जाता है, या पतन के दौर से प्रारंभ हो जाता है। और जब ये पतन के दौर से प्रारंभ होता है तो ये क्षेत्र क्या होता है, मुगल चित्रकार जो होता है संरक्षण के लिए कहाँ चले जाते हैं। मुगल काल जो क्षेत्र होता है संरक्षण की तलाश में वे राजस्थान की तरफ रवाना होते हैं। आप कह सकते हैं मराठा क्षेत्र की तरफ रवाना होने प्रारंभ होते हैं। क्या होते हैं, मराठा और मेवाड़ क्षेत्र की तरफ वे अपने चित्रकारी को चित्रकार विभाग को बचाए रखने के लिए, या अपनी चित्रकारी की जो होती है उसको बचाए रखने के लिए वे राजस्थान की तरफ प्रस्थान करते हैं और पर्वतीय राज्यों में चले जाते हैं। क्या होता है, पर्वतीय राज्यों में चले जाते हैं। वहाँ के जो शासक होते हैं उन चित्रकारों को संरक्षण देते हैं और उनका सहयोग भी करते हैं। चलिए चित्रकारी विभाग के बारे में हम देखते हैं औरंगजेब से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए क्या होता है, औरंगजेब ने अपने शासनकाल में, देखिए क्या होता है, औरंगजेब अपने शासनकाल में कई स्थानों के चित्रों को, क्या होता है, कई स्थानों के चित्रों को नष्ट कराने का कार्य करते हैं। कराने का कार्य करते हैं। अब दूसरा बिंदु लिखेंगे। क्या होता है, दूसरा बिंदु लिखेंगे। देखिए दूसरे बिंदु में क्या लिखेंगे, उन्होंने कई स्थानों पर चित्रकारी को नष्ट कराते हैं। क्या होता है, अब दूसरा बिंदु लिखेंगे, इनको चित्रकला विभाग, या कह सकते हैं चित्रकला क्षेत्र में कोई रुचि नहीं थी। कोई रुचि नहीं। और इन्हीं के शासनकाल में क्या होता है, इन्हीं के शासनकाल में चित्रकला विभाग का पतन होना प्रारंभ हो गया। क्या होता है, इन्हीं के शासनकाल में चित्रकारी विभाग जो होते हैं अपने पतन अवस्था में जाना प्रारंभ हो गए। अब इसके बाद अगला बिंदु लिखें, जो चित्रकार होते हैं, जो चित्रकार होते हैं अपने कला का संरक्षण के लिए, कला को बचाए रखने के लिए मुगल क्षेत्र छोड़कर, क्या के मुगल साम्राज्य को छोड़कर राजस्थान व पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ, क्या होता है, राजस्थान व पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ क्या होता है, पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ रुख करते हैं। इस प्रकार देखा जाए, जो औरंगजेब होते हैं, औरंगजेब के शासनकाल में चित्रकारी विभाग अपने पतन अवस्था में पहुंच जाती है। क्या होती है, जब किसी व्यक्ति को चित्रकारी विभाग में रुचि नहीं रहेगी तो जाहिर सी बात है, जब रुचि नहीं है तो उसके जितने भी कह सकते हैं जो चित्रकार होते हैं उनको संरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई कलाकार होगा या चित्रकार होगा, जब तक उनको सहयोग नहीं मिलेगा, आर्थिक सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक वह व्यक्ति कैसे चित्रकारी करेगा। अगर आप ही हैं, आपको कह सकते हैं कोई भी कार्य दे दिया जाएगा, आप उस कार्य को करते रहिए, आपको उसमें कोई भी पारितोषिक न मिले, ये कह सकते हैं आपको कोई भी धन ना मिले, तो वह कार्य आप कुछ दिन बाद छोड़ देंगे। उसी तरह क्या होता है, औरंगजेब के शासनकाल में जो चित्रकार होते हैं, चित्रकारों का सहयोगी कह सकते हैं सहयोग नहीं मिलता है, कह सकते हैं चित्रकारों को जब सहयोग नहीं मिलता है, जैसे आर्थिक सहयोग नहीं मिलता है, तो वे जो मुगल साम्राज्य होता है, मुगल साम्राज्य को छोड़ के दूसरे साम्राज्य की तरफ रुख करते हैं।
दूसरे तरफ आप कह सकते हैं जो मेवाड़ क्षेत्र होता था या मारवाड़ क्षेत्र होता था, उधर की तरफ रुख करते थे। वहाँ के जो शासक होते थे, जो चित्रकार होते हैं, उनको संरक्षण भी देते थे और उनका सहयोग भी करते थे। इस तरह उनका जीविकोपार्जन भी चलता था। अब हम लोग दूसरे बिंदु के बारे में बात करेंगे, जो औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब के शासनकाल में स्थापत्य कला किस स्तर पे थी, उनके शासनकाल में कौन कौन से स्थापत्य कला का निर्माण करवाते हैं, और वे स्थापत्य कला वर्तमान समय में कहाँ पे अवस्थित है, इन सब के बारे में अगले बिंदु में देखिए अगला बिंदु क्या है। अगला बिंदु है औरंगजेब के शासनकाल में कौन कौन से स्थापत्य कला का निर्माण होता है। यहाँ पे लिखेगा स्थापत्य कला। स्थापत्य कला, स्थापत्य कला का मतलब आपको पहले बताया गया कई कक्षाओं में या कई क्लासों में। उन क्लासों में आपको बताया गया जो स्थापत्य कला थे, उनके शासनकाल में जो शासक होते हैं, उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान अपने साम्राज्य में किस बिल्डिंग का या कह सकते हैं किस महल का निर्माण करवाते हैं, वह महल किस पर्पज से बनाया जाता है, और इसी के साथ है और उनका जो कह सकते हैं जो स्थापत्य कला होता है, इसी को कहा जाता है क्या होता है, इसी को स्थापत्य कला कहा जाता है। स्थापत्य कला में जो औरंगजेब होते हैं अपने शासनकाल में सबसे पहले उन्होंने जो उनकी पत्नी होती हैं रबियत-उद-दौराना का मकबरा बनवाते हैं। क्या होते हैं, जब उनकी पत्नी जो होती हैं रबियत-उद-दौराना का मकबरा बनवाते हैं। कौन सा, पहले लिखिएगा, उन्होंने अपने शासनकाल में स्थापत्य कला के क्षेत्र में रबियत-उद-दौराना क्या होता है, उन्होंने रबियत-उद-दौराना का मकबरे का निर्माण करवाते हैं। क्या होता है, रबियत-उद-दौराना का मकबरा। इसका निर्माण करवाते हैं। अब आखिर जब इसका निर्माण करवाते हैं तो जाहिर सी बात है, जब निर्माण कराएंगे किसी न किसी स्थान पे तो होगा। अगर इसकी अवस्थिति की बात की जाए तो ये औरंगाबाद में है। कहाँ पे, औरंगाबाद में। औरंगाबाद कहाँ पे है, ये औरंगाबाद में अवस्थित है। ये याद रखिए, इसका निर्माण किसने कराते हैं, यहाँ पे लिखिएगा औरंगजेब ने। औरंगजेब। अब इसकी खासियत जान लेते हैं। सबसे पहले जो रबियत-उद-दौराना का जो मकबरा होता है, इसकी क्या खासियत होती है। अगर खासियत की बात की जाए तो इसे दक्षिण भारत का ताजमहल कहा जाता है। क्या होता है, दक्षिण भारत का ताजमहल कहा जाता है। पहला बिंदु लिखिएगा इसमें, दक्षिण भारत का ताजमहल। यह इसी को काला ताजमहल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इसी में दूसरा लिखिए काला ताजमहल। क्या है, इसी को काला ताजमहल भी कहा जाता था। क्या होता है, जो ताजमहल होता है, ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है, जबकि जो रबियत-उद-दौराना का मकबरा होता है ये काले जो संगमरमर होता है उससे निर्मित है, जबकि जो इसकी डिजाइन या कह सकते हैं स्ट्रक्चर है हूबहू उसी से मिलता जुलता है। जैसे आपको कहा गया, जब ताजमहल की स्थापना की गई, ये जब ताजमहल जो निर्माण किया गया, निर्माण के दौरान कहा गया कि ये जो हुमायूं का मकबरा होता है, हुमायूं का मकबरा होता है उसी का कॉपी होता है। और इसी तरह जब उन्होंने ये ताजमहल जो रबियत-उद-दौराना का जो मकबरा बनाया जाता है वह काले संगमरमर से निर्मित होता है। ये औरंगाबाद में अवस्थित है। ये ताजमहल की कॉपी होती है। इसे दक्षिण भारत का ताजमहल कहा जाता है और स्थिति औरंगाबाद में होता है। किसने निर्माण करवाते हैं, औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाते हैं। और इसकी अगर निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण होता है 1679 ईस्वी में। कब होता है, 1679 ईस्वी में। ये याद रखिए। और इनके शासनकाल में ये तो पहला हो गया। अब दूसरा हम स्थापत्य कला की बात करते हैं। जो इनके शासनकाल में इन्होंने दूसरा स्थापत्य कला का निर्माण करते हैं, वह मोती मस्जिद होता है। क्या होता है, मोती मस्जिद। अगर मोती मस्जिद की अवस्थिति की बात करें तो ये कहाँ पे है, मोती मस्जिद की अवस्थिति की बात करें ये दिल्ली में है। कहाँ पे है, दिल्ली क्षेत्र में। और इसका निर्माण कौन करते हैं, औरंगजेब। आपको पहले भी बताया गया, जो मोती मस्जिद है इसकी अवस्थिति कहाँ पे है, ये लाल किला के अंदर है। क्या है, ये लाल किला के अंदर अवस्थित है। ये इनके शासनकाल में दूसरा स्थापत्य कला होती है। अब इन्होंने अपने शासनकाल में ऐसे कई स्थापत्य कला थी। उन स्थापत्य कला में जो तीसरा स्थापत्य कला होता है बादशाही मस्जिद। क्या होता है, अगला लिखिएगा, तीसरा जो होता है बादशाही मस्जिद। अगर इसकी अवस्थिति की बात की जाए तो ये होता है लाहौर में। कहाँ पे, लाहौर में। बनवाया किसने था, इन्हीं के शासनकाल में बनाया, तो यही बनवाएंगे। और इनका जो आखिरी स्थापत्य कला की बात की जाए, जो इनका आखिरी स्थापत्य कला है, काफ़ी विवादित स्थापत्य कला है। जिसे कहा जाता है ज्ञानवापी मस्जिद। क्या होता है, ज्ञानवापी मस्जिद है। इसकी अवस्थिति की बात की जाए
तो ये होता है वाराणसी क्षेत्र में, कह सकते हैं बनारस में अवस्थित है। क्या होता है, ज्ञानवापी मस्जिद जो होता है बनारस क्षेत्र में अवस्थित होता है। इस पे कह सकते हैं जो विवादित इस वजह से होता है कि औरंगजेब की जो धार्मिक नीतियाँ होती हैं, धार्मिक नीतियों की वजह से लोगों का कहना है कि जो ये ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई, सबसे पहले यहाँ पे मंदिर हुआ करता था। औरंगजेब ने इस मंदिर को तुड़वा के मस्जिद का निर्माण करवाते हैं, क्योंकि जो उनकी धार्मिक नीतियाँ हैं, धार्मिक नीतियों की वजह से लोग उनके ऊपर शंका करते हैं, या कह सकते हैं, कहने का मतलब जो उनके ऊपर शंका किया जाता है, या कह सकते हैं उससे सिद्ध भी होता है कि जैसे उस पे कहा जाता है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है पहले यहाँ पे मंदिर हुआ करता था। इसी को लेके काफ़ी विवादित रहता है, यह हर समय चर्चा में रहता है। ये लिखेगा अंतिम इनके स्थापित करा ज्ञानवापी मस्जिद है, ज्ञानवापी ज्ञानवापी मस्जिद। क्या होता है ज्ञानवापी मस्जिद, इसकी अवस्था की बात की जाए वाराणसी में, निर्माण औरंगजेब। ये याद रखिएगा, ये कि काफ़ी ये जो महत्वपूर्ण कर सकते हैं, इनके शासनकाल में जो जो स्थापत्य कला का निर्माण कराया गया, जिन्होंने शासनकाल में जो स्थापत्य कला का निर्माण करा गया। और इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि दक्षिण भारत का ताजमहल किसे कहा जाता है, या किसके मकबरा को कहा जाता है, तो होता है रबियत दौरानी का जो मकबरा होता है। और ये दूसरा क्वेश्चन बनता है जो रबियत दौरानी का मकबरा है या जो काला ताजमहल है, इसकी अवस्थिति कहाँ पे है, इसकी अवस्थिति कहाँ पे है, औरंगाबाद क्षेत्र में अवस्थित है। और दूसरा अगर यहाँ से पूछ रहे ज्ञानवापी मस्जिद, काफ़ी ये चर्चा में रहती है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो ज्ञानवापी मस्जिद होता है कहाँ पे अवस्थित है, पहला क्वेश्चन होता है, ये होता है बनारस क्षेत्र में या यूपी क्षेत्र में अवस्थित होता है। किसके शासनकाल में निर्माण कराया गया, इसके शासनकाल में, औरंगजेब के शासनकाल में इसका निर्माण करवाया गया था। ऐसे ही यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। हम लोग आज के लिए बस इतना ही, कल की क्लास की बात करेंगे। तो जो कल की क्लास में हमने औरंगजेब के शासनकाल में उन्होंने अपने शासनकाल में स्थापत्य कला किस स्तर पर थी, कौन कौन से स्थापत्य कला लिखे गए, कौन से जो उनके साहित्यकार होते हैं वे कौन होते हैं, उनको किस उपाधि से सम्मानित किया जाता है, ऐसे तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ हम लोग कल की क्लास में, या कह सकते हैं कल के सेशन में उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।